जब भी मैं कोई ज़्यादा काम करती हूँ, थक जाती हूँ, तो मुझे कमर में बहुत दर्द होता है। तो क्या ये बेहोशी का ये जो इंजेक्शन लगता है उसकी वजह से होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कमर में जो इंजेक्शन लगाते हैं उसकी वजह से बैक पेन रह जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर राहुल गिलानी, हेल्थ गुरु चैनल से। आज हमारे साथ है डॉक्टर रिद्धि सपाड़िया। मैडम, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रिद्धि सभाड़िया। मैं हूँ एमडी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एंड मैं सूरत में प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैडम, आज हम इस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि ऑपरेशन से पहले बेहोशी की जो प्रोसीजर है, जो एनेस्थेशिया है, सबसे पहले मुझे बताइए एनेस्थेशिया है क्या? एनेस्थेशिया एक ऐसी चीज़ है जो हम किसी भी छोटे या मोटे ऑपरेशन के पहले एनेस्थेशिया देने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसमें हम दर्दी को या मरीज़ को बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं या नींद का इंजेक्शन देते हैं। उसके साथ ऑपरेशन के दौरान उसको दर्द ना हो उसकी भी इंजेक्शन हम देते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर दूसरे इंजेक्शन का भी यूज़ करते हैं। ठीक है। और ये एनेस्थेशिया जो बेहोशी की प्रोसीजर है, ये कौन कौन सी तरह की होती है? एनेस्थेशिया या बेहोशी की प्रोसीजर है वो मेनली दो प्रकार की होती है। कि एक है जिसमें हम दर्दी को पूरा बेहोश करते हैं, और दूसरा है कि जितना जो पार्ट में शरीर के जो भी ऑर्गन में के पार्ट में ऑपरेशन करना है उस पार्ट को ही हम उसी भाग को हम सुन करते हैं या बेहोश करते हैं। जैसे एनेस्थेशिया किसी मरीज़ को देना है, किसी पेशेंट्स को देना है, तो उसके पहले कितने घंटों पहले क्या क्या सावधानियां रखनी होगी और क्या पूरे प्रोटोकॉल्स होते हैं? एनेस्थेशिया देना है तो अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, कि जितना बड़ा ऑपरेशन है, कितना लंबा चलने वाला है, उसके हिसाब से हम दर्दी की पूरी जांच करवाते हैं, उसके ब्लड रिपोर्ट्स करवाते हैं, सब रूटीन प्रोफाइल करवाते हैं, सभी इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। और ऑपरेशन से पहले 6 से 8 घंटे से पहले हम दर्दी को खाली पेट बुलाते हैं। और जो भी उसकी बीमारियां है, किसी भी दर्दी को अगर कोई हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है, कोई भी थायराइड की बीमारी है, कुछ भी दवाइयाँ चल रही है, तो उसके डोजेस, उसके रिपोर्ट्स करवाते हैं। रिपोर्ट्स अगर इधर उधर है, थोड़े ज़्यादा बहुत है, तो हम उसको आगे रिपोर्ट्स करवाने की सलाह देते हैं। और दवाइयाँ के डोज अगर ज़्यादा करने हैं तो उसके हिसाब से हम फिजिशियन की फिटनेस भी लेते हैं। ओके। और किसी मरीज़ को मैडम ऑपरेशन के बाद कितने घंटों तक ये एनेस्थेशिया का असर रहता है? मतलब ऐसे मिथ है, ऐसी मान्यताएं है, जैसे लोग कहते हैं कि जनरली मैंने पेशेंट से ये सुना है कि तुझे एनेस्थेशिया दिया गया था तो अभी ऐसा लगता है कि जैसे बेहोश ही हो, नशे में ही हो। तो कितना सच्चाई है इस बात में? इसमें अगर हमने रीजनल या लोकल एनेस्थेशिया दिया है तो उसमें तो दर्दी जागरूक अवस्था में ही होता है, जैसे पहले होता है वैसे ही होता है। उसमें दवाई की असर ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 6 घंटे में तो वेयर ऑफ हो जाती है। पर जब जनरल एनेस्थेशिया, मतलब जब पूरा बेहोश किया है पेशेंट को, तब वो ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद 1 या 2 घंटे में पहले नॉर्मल जैसे हो जाता है। मतलब 2 दिन या 2 महीने ऐसे कोई इफेक्ट लंबा नहीं चलता है। ओके। और मैडम, एक और चीज़ पूछनी थी कि एनेस्थेशिया के बाद क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी? एनेस्थेशिया के बाद भी जैसे पहले से ध्यान रखा है वैसे ही बिल्कुल ध्यान रखना है। सब रिपोर्ट्स अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से करवाते हैं। जो भी दवाइयाँ पहले चल रही थी तो वो दवाइयाँ बाद में भी जो टाइम पे दर्दी की चल रही है वो उसी टाइम पे रेगुलर चालू करनी है। और आफ्टर एनेस्थेशिया 6 से 8 घंटे तक एनबीएम, मतलब खाली पेट रहना है। आफ्टर एनेस्थेशिया जो भी रिपोर्ट्स अगर ज़रूरत पड़े तो रिपोर्ट्स फिर से करवाने होंगे, और 6 से 8 घंटे तक आफ्टर ऑपरेशन खाली पेट ही रहना है। जैसे हम वो उल्टी या ऐसी कोई भी तकलीफ हो तो वो अवॉइड कर सकते हैं। और पोजीशन जैसे जनरल एनेस्थेसिया दिया है तो हेड अप रखना है, या स्पाइनल दिया है तो फेट एंड को ऊपर रखना है, और एडिक्वेट हाइड्रेशन लेना है। ओके। मैडम, एक और मिथ क्वेश्चन, यानी कि एक मान्यता है, जिन्होंने LSCS सीजेरियन ऑपरेशन करवाया होता है, यानी कि बच्चेदानी में चीरा लगाकर बच्चे को बाहर निकालना, ये ऑपरेशन करवाया है, वो लेडीज़ का अक्सर ये कहना रहता है कि मुझे कमर पे इंजेक्शन लगाया था, उसके बाद से जब भी मैं कोई ज़्यादा काम करती हूँ, थक जाती हूँ, तो मुझे कमर में बहुत दर्द होता है।
तो क्या ये बेहोशी का ये जो इंजेक्शन लगता है उसकी वजह से होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कमर में जो इंजेक्शन लगाते हैं उसकी वजह से बैक पेन रह जाता है। कमर में जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो ये बहुत सारे ऑपरेशन में लगाना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिजरियन में ही लगाना है, बहुत सारे ऑपरेशन में ये इंजेक्शन लगवाते हैं। ठीक है। तो वो इंजेक्शन की जो सुई आती है वो बहुत ही छोटी है, हमारे बालों जैसी पतली सुई होती है, तो उससे इतना कुछ ट्रॉमा होता नहीं है। और दूसरा ये है कि स्पाइन में जब इंजेक्शन लगाते हैं 2 मणके के बीच में, तो उसमें से दवाई देते हैं तो सिर्फ नीचे का भाग ही सुन्न होता है, इससे रेसिडुअल इफेक्ट नहीं रहती है बाद में। ओके। और मैडम ये भी पूछना था कि हर एक प्रोसीजर के थोड़े रिस्क फैक्टर होते हैं, थोड़े कोई ना कोई ऐसे नुकसान होते हैं, तो इस प्रोसीजर में कौन कौन से रिस्क फैक्टर रहेंगे? यस, एनेस्थेशिया ये रिस्की है, इसके लिए हम दर्दी से, मरीज से कंसेंट भी लेते हैं। इसमें बहुत सारे रिस्क के प्रकार आते हैं, अलग अलग लेवल के रिस्क होते हैं। अगर मुझे या आपको एनेस्थेशिया देना है तो हमको कोई बीमारी नहीं है, हम कोई दवाई नहीं ले रहे, तो हमें फर्स्ट लेवल का रिस्क आएगा। जो कोई किसी को कोई व्यसन नहीं है, कोई बुरी आदत नहीं है, तो इन लोगों को फर्स्ट लेवल का रिस्क आता है। सेकंड ये है कि किसी को कोई एडिक्शन है अल्कोहल का या स्मोकिंग का, बीड़ी सिगरेट वगैरह, और कोई बीमारी है हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ वगैरह, और उनकी रेगुलर दवाइयाँ ले रहे हैं और वो कंट्रोल में है, तो वो सेकंड लेवल में आएगा। फिर थर्ड ये है कि वो सब जो भी बीमारियाँ है और एडिक्शन बहुत ही ज़्यादा है, अनकंट्रोल्ड है, सब रिपोर्ट्स जो हम रूटीन प्रोफाइल करवाते हैं वो सब कंट्रोल में नहीं है, कुछ एबनॉर्मल रिपोर्ट्स आए हैं, ये सब है। किसी का डायलिसिस चल रहा है, क्रॉनिक किडनी का फेलियर है, या हार्ट की बीमारी है, खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही है, ये सब उसके ज़्यादा रिस्क में आएगा। और जब जान का जोखिम होता है तब वो सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। मैडम, जैसे कोई ऑपरेशन करते हैं तो उससे पहले पेशेंट से, या तो पेशेंट का जो क्लोज रिलेटिव होता है उससे परमिशन लेते हैं और उस साइन करवाते हैं। क्या एनेस्थेशिया देने में भी ऐसी कोई परमिशन लेनी पड़ती है? यस, एनेस्थेशिया देने के लिए ये सब परमिशन लेनी पड़ती है। वो मेडिको लीगल पर्पस के लिए ज़रूरी है और हम उसे हाई रिस्क कंसेंट फॉर एनेस्थेशिया बोलते हैं। उसमें हम 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले मरीज़ की और मरीज़ के साथ जो भी रिलेटिव्स है, फैमिली मेम्बर है या फ्रेंड है जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, ऐसे 2 रिलेटिव की साइन लेते हैं। ठीक है। और मैडम, आपको एक और बात पूछनी थी। जैसे आजकल की जो माताएं है वो ये चाहती है, और लोगों में भी यही मान्यता है कि नॉर्मल डिलीवरी से हमारे यहाँ बच्चे का जन्म हो, और नॉर्मल डिलीवरी में माता फिर ये कहती है कि मुझे दर्द सहन नहीं करना। तो इसकी वजह से आजकल आप लोगों का, यानी कि एनेस्थेशियोलॉजिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल आ गया है डिलीवरी में, यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर। तो मुझे पूरा विषय वस्तु समझाइए, ये क्या है? वो एक टीम अप्रोच है। ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ मिलके एनेस्थेटिस्ट का रोल उसमें ये होता है कि जो भी लेडीज, जो भी महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी को पेनलेस एक्सपीरियंस करना चाहती है, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसे हम लेबर एनाल्जेसिया बोलते हैं, पीड़ा रहित प्रसूति बोलते हैं उसे। तो उसमें भी ये कमर में इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें एक कैथेटर लगवाते हैं, और उसमें से जब भी लेबर पेन स्टार्ट होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, लेबर के स्टेजेस होते हैं, उसमें जो सेकंड स्टेज में हम वो इंजेक्शन लगवाते हैं, और जब तक लेबर की प्रोसेस पूरी खत्म हो तब तक हम उसको दर्द के इंजेक्शन देते रहते हैं वो कैथेटर में से। तो उसके वजह से दर्दी है, जो मरीज़ है, वो पूरा बर्थ का एक्सपीरियंस कर सकता है। 70 से 80% तक उसका दर्द कम हो जाता है। ठीक है। तो आपके हिसाब से ये आजकल सबसे ज़्यादा करवाना चाहिए? चाहिए, डेफिनेटली। ओके ओके, ठीक है मैडम, आपने काफ़ी सारी और अच्छी जानकारियाँ दी एनेस्थेशिया के बारे में। आई होप हमारे व्यूअर्स को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू। थैंक यू।